छह देशों की 41.13 लाख स्क्वायर किमी जमीन पर चीन का कब्जा, ये उसकी कुल जमीन का 43%। भारत की भी 43,000 वर्ग किमी जमीन उसके पास। रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किमी में फैला हुआ है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। चीन के नक्शे में 6 देश पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ देखे ही होंगे। ये वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या इन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किमी से ज्यादा है। ये चीन के कुल एरिया का 43% है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। चीन इसे शिनजियांग प्रांत बताता है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम है, जबकि 40% हान चीनी है। उइगर मुस्लिम तुर्किक मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही शिनजियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। 23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध हैं। 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था ताकि चीन गिरफ्तार न कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के पीछे ये भी एक कारण था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता है। 1911 में चीन में कुओमिंतान की सरकार बनी। 1949 में यहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया और माओ तसे तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कुओमिंतान की पार्टी को हराया। हार के बाद कुओमिंतान ताइवान चले गए। 1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ वन कंट्री टू सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आजादी देने के लिए राजी हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं हैं। मकाओ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। मकाओ को ट्रांसफर करते समय भी वही समझौता हुआ था जो हांगकांग के साथ हुआ था। हांगकांग की तरह ही मकाओ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आजादी दे रखी है। भारत के कितने हिस्से पर चीन का कब्जा है? इसी साल 11 मार्च को लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किमी के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किमी का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किमी चीन को दे दिया था। माना जाए तो अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है, उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किमी पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 स्क्वायर किमी है। सिर्फ देश या जमीन ही नहीं, समंदर पर भी अपना हक जताता है चीन। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों, इलाकों पर कब्जा जमाता रहता है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। इतना ही नहीं, चीन दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला ये सागर 35 लाख स्क्वायर किमी में फैला हुआ है। ये सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनाई से घिरा है। लेकिन सागर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश अपना दावा करते हैं। आज से कुछ सालों पहले तक इस सागर को लेकर कोई तनातनी नहीं होती थी, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और रेत लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचे। पहले यहां एक छोटी समुद्री पट्टी पर बंदरगाह बनाया गया।
फिर हवाई जहाजों के उतरने के लिए हवाई पट्टी, और फिर देखते ही देखते चीन ने यहाँ आर्टिफिशियल द्वीप ही तैयार कर सैन्य अड्डा बना दिया। चीन के इस काम पर जब सवाल उठे तो उसने दावा किया कि दक्षिणी चीन सागर से उसका ताल्लुक 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस सागर पर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के तुरंत बाद चीन ने इस पर अपना हक जता दिया। भारत पर 200 साल तक राज करने वाले ब्रिटेन ने दुनिया के 90% देशों पर हमला किया था। एक अध्ययन के मुताबिक ब्रिटेन केवल दुनिया के 22 देशों पर ही हमला करने में असफल रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। 16वीं सदी के बाद ब्रिटेन ने अपने देश के बाहर दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू किए। 16वीं सदी से 18वीं सदी के दौरान ब्रिटेन ने यूरोपियन ताकतों जैसे फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव रखी। ब्रिटिश साम्राज्य में 90 देशों पर राज किया। नेपाल शुरू से ही स्वतंत्र देश रहा है। इस पर अंग्रेजों ही नहीं बल्कि किसी भी शासक ने शासन नहीं किया। जब अंग्रेज पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करने में कामयाब हो गए थे तब इन्होंने नेपाल में भी अधिकार जमाने की कोशिश की थी, लेकिन माना जाता है उस समय ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच संधि हुई थी, जिसके बाद नेपाल 1/3 क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया को देना पड़ा था, जो आज भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में मिल चुके हैं। अगर उस समय नेपाल ब्रिटिश इंडिया के सामने अपना सिर झुका देता तो इतिहास में नेपाल भी भारत की तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता। नेपाल की स्वतंत्र होने का दूसरा कारण ये भी है कि ब्रिटिश इंडिया और शाही चीनी राजतंत्र के बीच मौजूद थे। इस वजह से दोनों बड़ी ताकतों ने नेपाल पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों बड़े साम्राज्य एक दूसरे से टकराव नहीं चाहते थे। इन देश की सीमाओं के निर्माण और विस्तार तक नेपाल कभी किसी का उपनिवेश नहीं बना, ना ही इस पर किसी विदेशी ताकत ने शासन किया। यही वजह है कि नेपाल कभी अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। हमारे भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव प्राप्त था, लेकिन जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसके बाद भारत से वो गौरव छिन गया। हम सभी ने जब भी अपने इतिहास के बारे में पढ़ा या सुना है तो उससे हमें बस यही पता चलता है कि हमारे भारत को बर्बाद करने के पीछे न केवल अंग्रेजों का बल्कि कई आक्रमणकारियों का भी हाथ रहा है। हम हमेशा भारत के बाहर से आए अंग्रेजों को ही दोषी मानते रहे हैं, जबकि उनसे ज्यादा भारत को बर्बाद करने के पीछे भारत के ही लोगों का हाथ रहा है। आज हम आपको भारत के उन गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके कारण ही सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का आज ये हाल है। हमारे भारत में प्राचीन काल से धोखेबाजों के लिए कई प्रकार की कहावतों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जैसे कि पीठ पर खंजर, विभीषण होना या जयचंद होना। इन सभी कहावतों में एक बात समान है कि इन सभी कहावतें में जिन लोगों का जिक्र किया गया है उन सभी को धोखेबाज माना जाता रहा है। जहां एक तरफ लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की थी, वहीं दूसरी तरफ कई हिंदुस्तानी ऐसे भी हुए हैं जिनकी गद्दारी की वजह से भारत को आजाद होने में करीब 100 साल लग गए। इन कुछ गद्दार हिंदुस्तानियों ने हमारी नींव कमजोर कर दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को आजादी मिलने में देरी हो गई। इतिहास गवाह है कि जितने जुल्म सितम के लिए अंग्रेज जिम्मेदार है, उतने ही हिंदुस्तानी गद्दार भी जिम्मेदार है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। इनकी वजह से ही हिंदुस्तान को आजादी मिलने में इतने ज्यादा साल लग गए। इन गद्दारों ने अपने फायदे के कारण अंग्रेजों का साथ दिया, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा था। अगर ये लोग अपने देश के साथ गद्दारी न करते तो हिंदुस्तान 1857 में ही आजाद हो गया होता। अगर उस समय हिंदुस्तान को आजादी मिल जाती तो शायद आज देश के 3 टुकड़े न हुए होते। हिंदुस्तान के गद्दार जमींदार 1857 की क्रांति में हिंदुस्तान के गद्दार जमींदारों ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। इन गद्दार जमींदारों ने अंग्रेजों को सैन्य शक्ति, जमीन और इसके साथ ही रुपयों की भी सहायता की, जिसकी वजह से अंग्रेज मजबूत होते चले गए। ये सब इसलिए किया कि अगर कहीं हिंदुस्तान आजाद हो गया तो जमींदारों की जमीन और उनका शासन उनके हाथ से निकल जाएगा। सत सत नमन है उन सूरवीरों को जो अपनी जमीन बचाने के लिए बहुत कुछ किया, जिसे हम बयां नहीं कर सकते।